Hello everyone, very welcome to our channel Study PYQ and this is सत्यम परमार। कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन, जिसमें आज अपन लोग क्वेश्चंस देखेंगे। क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जो आपका सेकंड यूनिट है, जलवायु विज्ञान, उसके क्वेश्चंस को आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोनों ही आपकी लैंग्वेज यहाँ पे होने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को बता दें कि जो आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब एंड शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स को, इतना तो आप कर सकते हो ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और ये आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी, जो आपका दिवाकर सर वाला चैनल है ना, जो सॉरी टेलीग्राम ग्रुप है, जीएस वाई दिवाकर सर, ये आपको वहीं से मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। सूर्य तप से संबंधित कथनों पर ध्यान दें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू आइसोलेशंस। ठीक है, पहला है यहाँ पे, किसी वस्तु द्वारा अपने पर पड़ने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपने में समावेशित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है आप लोग बताइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्राइकिंग एन ऑब्जेक्ट मे बी assimilated by that object, this process is called absorption। ठीक है, क्या ये सही है बताइए आप लोग। दूसरा ऑप्शन पढ़िए, विकिरण किसी वस्तु के द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वस्तु या फिर तरंग में परिवर्तन किए बिना प्रतिकर्षण की क्षमता होती है। ये विकिरण की बात बता रहा है कि विकिरण क्या होता है, कि ना तो वो किसी वस्तु से या फिर कोई विद्युत चुम्बकीय तरंगों से, इसमें कोई भी वो परिवर्तन किए बिना ही प्रतिकर्षण करता है, इसी को अपन लोग विकिरण कहते हैं। रेडिएशन इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू repel electromagnetic wave without altering either the object or the waves। सी ऑप्शन यहाँ पे देखिए, इसमें आप लोगों का ये बोल रहा है, हवा में गैस अणु और कण पदार्थ प्रकाश तरंगों को विक्षेपित और पुनर्निर्देशित कर सकती हैं, जो कि संचरण कहलाता है। संचरण क्या होता है ये इसका बताया गया है, कि जो गैस अणु होते हैं और कण पदार्थ होते हैं, प्रकाश तरंगों को ये विक्षेपित कर सकते हैं। प्रकाश की तरंग अगर ऐसे जा रही है, यहाँ पर ये जो कण और गैस अणु मिले तो इनकी तरंगें इस तरीके से भी हो सकती हैं, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, या फिर उसको पुनर्निर्देशित यानी कि वापस भी कर सकती हैं। ये बता रहा है, संचरण कह रहा है। ठीक है, gas molecule and particulate matter in the air can deflect light waves and redirect them, which is known as transmission। ठीक है, फोर्थ देख लीजिए यहाँ पे आपका डी, ऊष्मा ऊर्जा का एक अणु से दूसरे अणु में उनकी स्थिति में परिवर्तन किए बिना चालन कहलाता है। ठीक है, चालन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर विदाउट चेंज इन द देयर रिलेटिव पोजीशन इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, ये इसकी भूमिका बता रहा है। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं दूसरी स्लाइड में है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं बची थी। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को केवल ए और बी हो जाएगा, केवल बी और सी है, सी और डी है, या फिर ए और डी है। आंसर कीजिए, आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे सभी क्वेश्चन, आंसर करते जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो सही ऑप्शन है, आपने अगर पढ़ा होगा इनको गौर से, और आपने ये जो सूर्य तप है इसको पढ़ा होगा, तो आप लोग समझ जाएंगे। एक मिनट, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लो। यहाँ पे देखिए, जो पहला ऑप्शन आपने पढ़ा होगा इसको ध्यान से, कि किसी वस्तु के द्वारा अपने पर पड़ने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपने में समावेशित करना। कोई भी तरंगे हैं वो अब इसमें क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब हो रही है यानी कि समावेशित इसमें समा रही है, तो वही तो एक क्या हो गया, समावेशित हो गया, फिर आपका अवशोषण हो गया। तो इस प्रक्रिया को आप लोग अवशोषण कहते हो ना, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि जो विकिरण होता है किसी वस्तु के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का वस्तु या फिर तरंग में परिवर्तन किए बिना, तो देखो ऐसा तो नहीं होता है, परिवर्तन तो इसमें होता है, प्रतिकर्षण की क्षमता होती है। तो ये विकिरण को बता रहा है, जो कि गलत है आप लोगों का, बी गलत हो जाएगा। सी में अगर आप पढ़ेंगे कि हवा में गैस अणु और जो कण पदार्थ हैं प्रकाश तरंगों को विक्षेपित कर देती है, पुनर्निर्देशित कर सकती है, जो कि संचरण कहलाता है, तो ये संचरण का नहीं है आप लोगों का। सी ऑप्शन भी आप लोगों का क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। डी में अगर आप लोग पढ़ेंगे कि ऊष्मा ऊर्जा का एक अणु से दूसरे अणु में उनकी स्थिति में परिवर्तन किए बिना जाना ही क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए और डी आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये चालन जो कहा गया, इसकी परिभाषा दी गई है चालन की, वो सही है। अब क्या है इसकी व्याख्या, वो आप लोग आगे देखिए। देखिए, जो सूर्य तप से संबंधित कथन जो हो जाएगा, किसी वस्तु पर उनके द्वारा अपने पर पड़ने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपने में समावेशित किया जाता है। इस प्रक्रिया को अपशोषण कहा जाता है। देखिए, जल वाष्प सौर विकिरण की अवरक्त विकिरण जो तरंगें होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन वेव्स, तथा जो बहिर्गामी दीर्घ तरंगें पार्थिव विकिरण को आसानी से तथा अधिक मात्रा में अवशोषित करती हैं। आप लोगों ने जो पढ़ा होगा लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल, ये सभी पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, काफी मात्रा में यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है तरंगों को, परंतु यह लघु प्रवेशी तरंगों को अवशोषित नहीं करती हैं। ये आप लोग याद रखिएगा इस वाली लाइन को। ठीक है, इसके लिए ये पारदर्शक होती हैं। जो किसके लिए पारदर्शक होती हैं, लघु प्रवेशी तरंगों के लिए। जबकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लघु तरंगों वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती हैं। ओजोन भी लघु तरंग दैर्ध्य का विकिरण अवशोषित करती हैं। जो कौन कौन सी गैस हैं जो अवशोषण करती है, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये किसको करती है, लघु तरंग दैर्ध्य को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और जो आपकी पराबैंगनी किरणें हैं, ये भी एब्जॉर्ब करती हैं। इसी से तो अपन लोग को क्या होता है, जो ओजोन लेयर है ये बचाती है अपन लोग। और ओजोन भी क्या करती है, तरंग दैर्ध्य का विकिरण को अवशोषित कर लेती है। तो इन तीन चार गैस हैं, इनका नाम याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पे डी दिया गया है कि ऊष्मा ऊर्जा का एक अणु से दूसरे अणु में उनकी स्थिति में परिवर्तन किए बिना जाना ही चालन कहलाता है। ये भी आपका ऑप्शन सही था। तो देखिए, जो परिचालन की क्रिया है, इसके अंतर्गत एक जो अणु है दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान करता है। आप लोग कोई पतीला लीजिएगा, पतीले को आप लोग जब गैस पर रखेंगे ना, तो वो कण कण के माध्यम से ही वो गर्म होता है। ठीक है, तो जो परिचालन की प्रक्रिया है, इसके द्वारा ऊष्मा का गमन होता है। स्थानांतरण जो होता है वो दो रूपों में होता है। दो रूपों में कैसे होता है कि पहला यहाँ पे देखिए, एक ही वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग में चली जाती है। आप लोग जो पानी गर्म करते हैं, कुछ भी बर्तन गर्म कीजिए, तो वो एक अणु से दूसरे रूप में जाता है। दूसरा यहाँ पे होता है, किसी एक वस्तु से उसके संपर्क में स्थित दूसरी वस्तु में होता है। जैसे आप लोग कोई रॉड ले लीजिए लोहे की, उसको गर्म कीजिए, तो भी आपको क्या हो जाएगा, ये ऊष्मा का चालन पता चल जाएगा। यहाँ पे एक नोट करके दिया गया है, इसको देख लीजिए कि वायुमंडल और पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत जो है वो सूर्य है, सबको पता है। सौर ऊर्जा को ही सूर्य तप कहते हैं। त्रिवार्था के शब्दों में लघु तरंग के रूप में संचालित 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती है। और जो सौर ऊर्जा है, सूर्य विकिरण या फिर सूर्य तप कहते हैं। ठीक है, सूर्य के धरातल का तापमान जो होता है 11,000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या फिर 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये तापमान आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। केंद्रीय भाग का यहाँ पे 50 करोड़ बताया गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये वाला, ये और ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, और भी दिया गया है यहाँ पे व्याख्या। विकिरण द्वारा, जो विकिरण है किसी वस्तु द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का वस्तु या फिर तरंगों में परिवर्तन किए बिना प्रतिकर्षण की क्षमता होती है। ये गलत है। क्यों गलत है, इसको देख लीजिए। ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी वस्तु निश्चित तापमान पर विभिन्न प्रकार की ऊष्मा तरंगें प्रसारित करती है। ठीक है, जैसे आप लोग देख लीजिए, रेत को आप लोग गर्म कीजिए, मिट्टी हो या फिर आपका पानी हो, तो इन चीज को आप लोग जब गर्म करेंगे तो पानी देर में गर्म होगा, मिट्टी जल्दी गर्म होती है। विकिरण लघु तरंग तथा दीर्घ तरंगों के रूप में आती है, जो कि विकिरण करने वाली वस्तु के आकार तथा तापमान पर निर्भर करता है। जब विकिरण आएगा नीचे की ओर में, तो वो देखेगा कि यहाँ पे जल है या फिर यहाँ पे मिट्टी है, तो उसी हिसाब से वो गर्म होता है। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में होती है, अतः इसे विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं। ठीक है, जो सूर्य से ऊर्जा आती है जमीन में, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कि 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से ये चलती है। कथन सी गलत है। क्यों गलत है, तो यहाँ पे देखिए, जो प्रकाश संचरण की घटना है, ये तब घटित होती है जब प्रकाश किसी ऐसी वस्तु से टकराता है जो किसी पारदर्शी या फिर परभासी पदार्थ से बनी होती है, एवं हवा में गैस अणु और जो कण पदार्थ हैं प्रकाश तरंगों को विक्षेपित और पुनर्निर्देशित कर सकती हैं। इसे विसरण या फिर प्रत्यावर्तन कहते हैं। ठीक है, उसमें इसको विकिरण कहा गया था। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में चले। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
निम्नलिखित वायुमंडल के रासायनिक मंडलों में से कौन सा पृथ्वी के धरातल से सबसे बाह्य मंडल में स्थित है? Which of the following chemical zone of atmosphere is located in outermost sphere from earth surface? नाइट्रोजन लेयर है, ऑक्सीजन लेयर है, हीलियम लेयर है, या फिर आपकी हाइड्रोजन लेयर है, जो कि सबसे क्या है, पृथ्वी के धरातल में सबसे बाह्य मंडल में सबसे बाहर आप लोगों को कौन सी मिलती है? इसमें से आंसर कीजिए फटाफट से, आप लोगों को अगर इसका आंसर आ रहा है तो। चलिए, तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही होगा वो आपका हाइड्रोजन परत हो जाएगा, हाइड्रोजन लेयर हो जाएगी, जो कि कहाँ पे स्थित है? पृथ्वी के बाह्य वायुमंडल में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे जो परतें हैं दो तरीके से पाई जाती हैं, कौन कौन सी गैस कहाँ पे पाई जाती है उसको आप लोग यहाँ पे देखिए। ये देखिए यहाँ पे जो वायुमंडल है, इसके रासायनिक मंडलों में से हाइड्रोजन परत पृथ्वी के धरातल से सबसे वायुमंडल में स्थित है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को अपन लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं, और ये जो है 400 से लेकर के 600 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई पर स्थित होती है। इतनी ऊंचाई पर घनत्व बेहद कम होता है, दुर्लभ होता है, और वातावरण जो होता है एक नेबुला जैसा यहाँ पे दिखाई देता है। बाहरी सीमा पर तापमान जो होता है 5568 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान होता है। जो वायुमंडल की संरचना है, रासायनिक संरचना 1992 में की गई थी, मार्शल एवं निकोलेट ने रासायनिक आधार पर वायुमंडल को दो भागों में विभाजित किया हुआ है। कौन कौन से दो भाग हैं इनको देख लीजिए। पहला आप लोगों का हो जाएगा सममंडल। सममंडल में यानी कि इसकी जो औसत ऊंचाई होती है सागर तल से लेकर के 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। इसी में आप लोगों की जो अंदरूनी गैस होती है, जो बाहरी गैस है, वो आपकी दूसरे में आती है। तो यहाँ पे देखिए, जो सागर तल से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है, इसको सममंडल बोलते हैं। इसमें आप लोगों का क्षोभ मंडल आता है, समताप मंडल आता है, मध्य मंडल आता है। ये सभी मंडल आप लोगों के सममंडल में आते हैं। और गैसों की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों की ऑक्सीजन देखने को मिल जाएगी, नाइट्रोजन देखने को मिल जाएगी, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, नियोन हो जाएगा, हीलियम है, हाइड्रोजन है। ये सभी गैस क्या होती है? समान अनुपात में यहाँ पे देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पर आप लोगों का विषम मंडल आता है, और इस मंडल में मिलने वाली जो विभिन्न गैसीय परतें होती हैं, गैसों के अनुपात में भिन्नता पाई जाती है। इस वाले स्टेटमेंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित इसके भाग दिए गए हैं, कौन सी गैस कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है इनको भी देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली होती है आपकी जो आणविक नाइट्रोजन परत है, ये 90 से लेकर के 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ऑक्सीजन परत जो आपकी 200 से लेकर के 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक आप लोगों की ऑक्सीजन परत पाई जाती है। हीलियम परत की अगर बात करेंगे आप लोग तो 1100 से लेकर के 3500 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपकी हीलियम परत पाई जाती है। और जो आपकी हाइड्रोजन परत है, ये आपकी 3500 से लेकर के 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक हाइड्रोजन परत पाई जाती है, ठीक है। ये आपकी बाहरी गैस हो जाएंगी, ठीक है। ये अभी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, वही यही आंसर है आपका। आगे बढ़े, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, और इस सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित वस्तुओं को प्रकाशीय थर्मल अवरक्त क्षेत्र 8 से लेकर के 9.20 म्यूट में परावर्तनीयता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अरेंज द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज एन असेंडिंग ऑर्डर टू रिफ्लेक्टेंस इन ऑप्टिकल थर्मल इंफ्रारेड। 8 म्यू से लेकर के 9.20 म्यू तक करना है यहाँ पे। तो पहला आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे घास है, दूसरा यहाँ पे कंक्रीट हो जाएगा। एक मिनट रुकना। चलिए, तो यहाँ पे आपका घास दिया गया है, कंक्रीट दिया गया है, रेतीली दोमट मिट्टी दी गई है, साफ पानी दिया गया है। अब इनको आप लोगों को करना है, आरोही क्रम में चलना है, ठीक है। तो चलिए आरोही क्रम में चलते हैं, छोटे से बड़े के रूप में चलना है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले जो आपका यहाँ पे होगा वो प्रकाशित थर्मल अवरक्त क्षेत्र, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा होगा साफ पानी का, ठीक है। साफ पानी यानी क्लियर वाटर का आपको फर्स्ट में हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो रेतीली दोमट मिट्टी होती है यानी कि सैंडी लोमी सॉइल होगी, वो आपका दूसरे में आएगा। कंक्रीट जो होगी वो आपकी तीसरे में आएगी यानी कि, और जो आपका घास जो होती है वो आपका फोर्थ में आ जाएगी यानी कि DCBA ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। हो गया। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लीजिए।
जो प्रकाशीय थर्मल अवरक्त क्षेत्र है 8 म्यू से लेकर के 9.20 म्यू तक किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण के जितने भाग का वापस परावर्तन हो जाता है, इसी को अपन लोग एल्बिडो कहते हैं। ये आप लोगों को पता होगा कि जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं, इसको कितना परसेंटेज 100 में से वापस कर रही है, वही इसका क्या होता है, इस चीज का एल्बिडो होता है। तो यहाँ पे चाहे आप बर्फ की सुने, चाहे आप घास की सुने, चाहे पानी की सुने, जो जितना परावर्तन ये कर रही है उसी को अपन लोग एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो को कई नाम जो होते हैं, परावर्तनीयता बोलते हैं, प्रत्यावर्तन गुणांक बोलते हैं, रिफ्लेक्शन कॉम्फिशिएंट बोलते हैं। ये सभी इसके क्या होते हैं, अन्य नाम होते हैं। इसे परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जो 30% परावर्तनीयता यानी कि एल्बिडो का अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु है जो आने वाली सकल ऊर्जा का 30% भाग लौटा दिया जाएगा। यानी कि 100% ऊर्जा आ रही है तो इसका अपन लोग जो भाग वापस कर रहे हैं वो 30% वापस कर दे, यानी कि जो आपका एल्बिडो होगा वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और वह सतह प्रवेशी सकल ऊर्जा का मात्र 70% भाग ही क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। एल्बिडो या फिर प्रत्यावर्तता ऊर्जा प्राप्त करने वाली सतह के गुणों पर निर्भर करती है। सतह कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि हिमाच्छादित हो सकती है, और जो आपकी नग्न शैल वाली चट्टान हो सकती है, जुता हुआ खेत हो सकता है, वनस्पति आवरण हो सकता है, बादल आवरण हो सकता है, जल की सतह हो सकती है। मतलब जो आपकी जमीन में पाई जाने वाली जो भी स्थलाकृतियां हैं वो सभी क्या करती हैं, उन सभी का कोई ना कोई एल्बिडो होता ही होता है। चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ पे देखिए जो साफ पानी का यहाँ पे हो जाएगा, पहले साफ पानी, फिर उसके बाद में रेतीली दोमट मिट्टी हो जाएगी, कंक्रीट हो जाएगी, घास हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रत्यावर्तन यानी कि एल्बिडो है, सूर्य एवं पृथ्वी की सतह के बीच में कोण के द्वारा भी नियंत्रित होती है। अगर सूर्य लंबवत होगा यानी कि 90 डिग्री के कोण पर होगा तो प्रत्यावर्तन जो होगा वो न्यून होगा, ठीक है, यानी कि कम होगा, कम से कम होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है तो आपसे स्टेटमेंट में ये सवाल पूछ ले। तथा कोण कम होने पर प्रत्यावर्तन बढ़ता जाता है। जितना ये कोण कम होता जाएगा प्रत्यावर्तन की मात्रा उतनी बढ़ती जाएगी। अर्थात सूर्य एवं पृथ्वी की सतह के बीच कोण कम होने पर प्रत्यावर्तन में विलोम शब्द होता है। यदि सूर्य की किरणें प्राय क्षैतिज यानी कि 0 से लेकर के 5 डिग्री कोण की है तो जो प्रत्यावर्तन होगा वो अधिकतम होगा, ठीक है। यानी कि आप ऐसे देखिए, आपकी पृथ्वी है, ये आपका 0 डिग्री हो जाएगी, आपका कर्क रेखा हो जाएगी, आपकी मकर रेखा हो जाएगी। अगर सूर्य यहाँ पे है तो यहाँ पे आपका जो एल्बिडो होगा वो ज्यादा होगा, अगर यहाँ पे है तो एल्बिडो कम होगा, और भी जाएगा यहाँ पे तो एल्बिडो और कम होगा, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है। चलो और देख लीजिए। इस तरह जो एल्बिडो है एक सतह से दूसरी सतह में प्रातः काल से सायकाल एवं एक मौसम से दूसरे मौसम में परिवर्तन होता रहता है। यदि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त एल्बिडो के आंकड़ों पर दृष्टिपात किया जाए तो जो पृथ्वी का औसत एल्बिडो निकाला है तो वो कितना है, 30% है। इसमें 29 से लेकर के 34% के मध्य में उतार चढ़ाव होता रहता है। जो एवरेज निकला वो आपका 30 निकला है, ठीक है। इस एल्बिडो के अंतर्गत धूल कण, विसरित प्रत्यावर्तन, जल कण और जो बादलों की सतह है, धरातली सतह है, इन सभी के जो प्रत्यावर्तन हो रहा है सबको शामिल इसमें किया गया है। अन्य ग्रहों का एल्बिडो का अगर अनुमान लगाया जाए तो जो चंद्रमा का है वो 7 है, ठीक है। बुध का 6% है, मंगल का 16% है, शुक्र का यहाँ पे 76% है, काफी ज्यादा है। अन्य ग्रहों का जो 73% से लेकर के 94% तक एल्बिडो पाया जाता है। हो गया, आप लोग को यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनको अपन लोग को पढ़ना है और इसका आंसर आप लोग को बताना है, ठीक है। अवरोही पवनों की उत्पत्ति ठंडे ऊंचे क्षेत्रों में होती है। ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में कम ऊंचाई की ओर में बहते हैं। इन्हें गुरुत्व प्रवाह हवाएं भी कहते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए यहाँ पे, कैटावेटिक विंड ओरिजिनेट इन कोल्ड अपलैंड एरिया एंड cascade toward low elevation under the influence of gravity and are also referred a gravity flow wind। दूसरी यहाँ पे कह रहा है कि जो पेम्पेरो है और हिबूब है स्थानीय अवरोही पवने हैं। पेम्पेरो एंड हबूब आर द लोकल कैटावेटिक विंड्स। आंसर कीजिए, आप लोग को आ गया होगा इसका आंसर। हो गया। तो चलिए, अभी जो आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं इसके ऑप्शंस तो मैंने दिखाई नहीं यार, आप लोग आंसर करोगे कहाँ से। ये रहे इसके ऑप्शन। कथन एक और दो दोनों सही है। कथन एक और दो यानी कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। पढ़ लीजिए आप लोग अब एक बार फिर से स्टेटमेंट, बताइए कौन सा यहाँ पर सही कर रहे हो आप। कमेंट करिए आप लोग फटाफट से।
चलें? तो चलिए। देखिए, जो अवरोही पवनें हैं, इनकी उत्पत्ति ऊंचे क्षेत्रों में होती है। ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में कम ऊंचाई की ओर में बहती हैं। इन्हें ही अपन लोग गुरुत्व प्रवाह हवाएं कहते हैं। ये कैटाबेटिक विंड्स की बात कर रहा है, बिल्कुल ये यहाँ पे सही बात कर रहा है। तो जो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है वो तो सही हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि जो पेम्पेरो है और जो आपकी हबूब है, इनको ये बता रहा है कि ये स्थानीय पवने हैं, वो भी अवरोही पवने हैं। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, वो गलत हो जाएगा। पहला आप लोगों का यहाँ पे सही होने वाला है, यानी कि ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या इसकी भी देख लीजिए। देखिए, मैं इसकी व्याख्या आप लोगों को वैसे भी बता सकती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसे पढ़ के, मैं भी मतलब जब पढ़ती थी, क्लास लेती थी, तो जहाँ पे व्याख्या होती थी ऐसे लिखी होती थी, मैं वही क्लास लेती थी। तो मुझे भी ऐसे अच्छा लगता है कि आप लोगों को भी शायद अच्छा लगता हो, इसीलिए मैं इनको साथ लेकर आती हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं आपको क्वेश्चन क्वेश्चन भी लेके आ सकती हूँ। चलिए, यहाँ पे देखिए, जो अवरोही पवनें होती हैं, ठंडी होती हैं और भारी होती हैं, जिसके कारण जो हवाएं होती हैं पर्वतीय ढाल पर आधारहीन रूप से नीचे की ओर में बैठती हैं, यानी कि जो आपकी घाटी में चलती है, इस तरीके से नीचे की ओर में ये हवाएं चलती हैं। आप वैली मान लीजिए इसको। रात्रि के समय पर्वतीय ढालों पर तथा ऊपरी भागों पर विकिरण के द्वारा ताप ह्रास अधिक होता है, जिसके कारण हवाएं जो होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं, और ये ठंडी हवाएं भारी होती हैं, ढालों के सहारे घाटियों में नीचे उतरती हैं, और इन्हें पर्वत के समीर या फिर कैटाबेटिक विंड्स भी कहते हैं, या फिर इनको अवरोही पवनें भी कहते हैं। इन हवाओं के कारण घाटियों में तापीय प्रतिलोमन होता है, जिसके कारण जो रात्रि होती है वहां पे पाला या फिर तुषार पड़ता है घाटी वाले क्षेत्र में। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे जो हबूब है ये दक्षिणी सहारा में, यानी कि खासकर सूडान में चलने वाली गर्म हवा है, किंतु ये नम हवा है। ग्रीष्म काल में ये अधिक सक्रिय होती है। पेम्पेरो की अगर आप लोग बात करें तो पेम्पेरो दक्षिण अमेरिका के पंपाल में चलने वाली उत्तर पश्चिमी ठंडी हवा है। पेम्पेरो उत्तरी अमेरिका तथा साइबेरिया की नादर्स के समकक्ष होती है। यह शरद काल में अधिक सक्रिय रहती है। पेम्पेरो को अवरोही पवन कहा जा सकता है, लेकिन जो अबूब है वो गर्म है, इसलिए इसको अपन लोग अवरोही पवन नहीं कह सकते, क्योंकि ये गर्म है तो ये ऊपर उठती है। ठीक है, ठंडी होती तो नीचे जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट है देखिए आपका, निम्नलिखित चक्रवातों के युग्म में कौन सी घड़ी की सुइयों के विपरीत घूमता है? कौन सा है आपका, बताइए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, सॉरी एक मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ साइक्लोन रोटेट स्पिन इन द काउंटर क्लॉक बाई डायरेक्शन? हरिकेन एवं बिलीवलीज, टाइफून एवं बाइगोस, चक्रवात एवं बिलीवलीज, बिलीवलीज एवं बाइगोस। तो कौन सा है जो कि घड़ी की सुइयों के विपरीत घूम रहा है? बताइए, आंसर कीजिए। और एक बार और यहाँ पे देख लीजिए, जो घड़ी की सुइयों के विपरीत घूमता है, यानी कि उनके जो केंद्र में होता है वो निम्न दाब होता है, लो प्रेशर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका टाइफून और बायगोस। ठीक है, बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्या है इसका आंसर, यहाँ पे देखिए। देखिए, टाइफून और जो बाग्योज है, घड़ी की सुइयों के विपरीत घूमता है। अगर बात करें इन चक्रवातों की, तो चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं, जिनके चारों तरफ में संकेंद्रीय सम वायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। केंद्र से बाहर की ओर में वायुदाब जो है वो बढ़ता जाता है। जब आप केंद्र से जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो यहाँ पे वायुदाब क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, ये तो मैं घड़ी की सुइयों के अनुकूल चल रही हूँ यार। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के केंद्र से हवाएं चलती हैं, जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती हैं। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती हैं। तो आप इसको लाइन बना लेंगे तो मेरा ये स्टेट सही हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है। और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती हैं। टाइफून नामक चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में चीन के पूरब में उत्पन्न होते हैं, जबकि जो बाइगोज है ये चक्रवात फिलीपींस में उत्पन्न होते हैं, जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हो गया, चलें आगे की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। प्रति इकाई वायु भार में जलवाष्प का भार होता है या फिर होती है, इज द वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट ऑफ
वेट ऑफ एयर, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी कि निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता या फिर आपकी वाष्प दबाव, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर वेपर प्रेशर होगा। तो कौन सा यहाँ पे कई जो प्रति इकाई भार में वायु भार में जल वाष्प का भार होता है, ये किस में मापा जाता है? आंसर कीजिए। तो देखिए ये मापा जाता है आप लोगों की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है, विशिष्ट आर्द्रता की ये बात कर रहा है, ठीक है। चलिए इनकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग। तो जो विशिष्ट आर्द्रता है ये क्या होता है, 1 किलोग्राम आर्द्र वायु में जो आपकी नम वायु होती है उसमें मौजूद ग्राम इकाई में जल वाष्प, ठीक है, इसके सकल द्रव्यमान मास को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। यानी कि कोई सूखी वायु है, ठीक है, ये आपकी सूखी वायु है। अब इसमें क्या हो गया, कहीं ना कहीं से आके नमी पैदा हो गई, ठीक है, इसमें जल वाष्प भर गया, जल वाष्प भर गया इसमें, अच्छे से भर दो, ठीक है। अब ये कितनी क्वांटिटी में भरा हुआ है, इसको जब आप लोग मापोगे द्रव्यमान में, इसके द्रव्यमान को, तो इसको आप लोग बोलोगे क्या, विशिष्ट आर्द्रता, ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इस प्रकार जो विशिष्ट आर्द्रता है निश्चित आयतन वाली आर्द्र हवा में वर्तमान नमी की वास्तविक मात्रा को दर्शाती है। यानी कि जो आपकी विशिष्ट आर्द्रता है ये किसको दर्शाती है, जो आपकी नमी है उसकी मात्रा को दर्शाती है। वास्तव में विशिष्ट आर्द्रता निश्चित आयतन वाली हवा के सकल भार एवं उसमें मौजूद जल वाष्प के भार के बीच में अनुपात होती है। तापमान या फिर वायुदाब में परिवर्तन की विशिष्ट आर्द्रता पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। इसमें आप लोग अगर पूछे प्रेशर पे या फिर आपके टेम्परेचर में कोई प्रभाव पड़ता है तो नहीं पड़ता, याद रखिएगा, क्योंकि इसे भार की इकाई में मापा जाता है, इसीलिए इसको टेम्परेचर को देखो भार में अपन माप नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और भी आपके सभी बताए गए हैं यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे आपकी निरपेक्ष आर्द्रता है, तो वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। वायु में उपस्थित कुल नमी, जो आपकी पूरी वायु है उसमें कितनी नमी है, उसमें तो जल वाष्प को ना माप रहे थे अपन लोग, लेकिन इसमें टोटल नमी को माप रहे हैं, इसकी मात्रा को अपन मापेंगे तो इसको निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यह आर्द्रता वायु के निश्चित आयतन पर जल वाष्प के भार को प्रदर्शित करती है। इसमें प्रति घन फुट पर ग्रेन में, प्रति घन सेंटीमीटर या फिर ग्राम में इसको प्रदर्शित किया जाता है। तापमान के कम या फिर अधिक होने पर वास्तविक आर्द्रता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर तापमान कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो इसकी जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, सागर तट से महाद्वीपों की ओर जाने पर जो आंतरिक भाग है उसकी निरपेक्ष आर्द्रता की जो मात्रा है वो घटती जाती है, ठीक है। इस वाली लाइन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्म काल में रात की अपेक्षा दिन में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। तापमान के कम या फिर अधिक होने पर निरपेक्ष आर्द्रता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ना तो आपकी विशिष्ट आर्द्रता पर पड़ रहा है, ना ही आप लोगों के निरपेक्ष आर्द्रता पर कोई भी प्रभाव पड़ रहा है तापमान से। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है यहाँ पे आप लोगों का सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, कोई निश्चित तापमान पर, इसमें देखिए तापमान आ गया, इस कोई भी निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली हवा में आर्द्रता सामर्थ्य, यानी कि एक कमरा है इसमें आप लोग कितनी नमी भर सकते हैं, उसकी कितनी सामर्थ्य है, कि वो आप लोगों से 20 रुपया लेना चाह रहा है, आप लोग उसमें 25 ठूस जा रहे हैं, 30 ठूस रहे हैं, तो ये इसका क्या है, इसमें धारण करने की क्षमता नहीं है। तो इसमें क्या है कि अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता, इसके अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यानी कि इसमें अपन लोगों ने 20 रुपए की इसमें क्षमता है, 14 अपन लोगों ने इसको दे दिए, तो इसकी सापेक्ष आर्द्रता क्या हो जाएगी, वो 14 हो जाएगी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है सापेक्ष आर्द्रता का, निरपेक्ष आर्द्रता अपॉन आर्द्रता सामर्थ्य इंटू 100, तो ये आप लोगों का ही हो जाएगा, ठीक है। तापमान एवं वायु की आर्द्रता सामर्थ्य में सीधा संबंध होता है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देखिए, वाष्प दबाव। यह क्या होता है, ये वायु में मौजूद नमी की कुल मात्रा होती है, इससे इसके भार को वाष्प दबाव कहते हैं। यानी कि जो भी प्रेशर पड़ रहा है, हवाएं जो नीचे की ओर उतर रही है, क्यों उतर रही है, नीचे क्यों हो रही है वो हवाएं, वो हो रही है आप लोगों के वाष्प के कारण, तो इसको क्या बोलते हैं, वाष्प दबाव कहते हैं। ये प्रेशर अलग है, ठीक है। वाष्प दबाव के तरल को ठोस या फिर वाष्प के तरल सतह पर बनने वाले दबाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह दबाव एक निश्चित तापमान पर एक बंद कंटेनर में थर्मोडायनामिक संतुलन अवस्था में बनता है। तरल तरल की वाष्पीकरण दर की पहचान संतुलन वाष्प दबाव से की जाती है।
तापमान के साथ में वाष्प का दबाव बढ़ता जाता है। तरल क्वथनांक वह बिंदु होता है जब परिवेश द्वारा डाला गया दबाव वाष्प। 1 मिनट, मैंने चार्जर लगा लिया है, बटन ऑन नहीं किया। चलिए, हाय, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। नहीं, क्वेश्चन नंबर पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि मैंने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पे आप लोगों का नेक्स्ट है, ज्वार भाटा, 1 मिनट, सही कथनों को पहचानना है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ज्वार भाटा पर सूर्य का प्रभाव चंद्रमा के प्रभाव का 46% होता है, यानी कि द सन्स इन्फ्लुएंस ऑन द टाइड इज ओनली 40% दैट्स ऑफ द मून्स। ठीक है, सूर्य चंद्रमा से लगभग 17 मिलियन गुना बड़ा है, परंतु पृथ्वी से चंद्रमा की तुलना 287 गुना छोट दूर है। सन इज अबाउट 70 मिलियन times are massive as the moon but about 287 times as far as from the earth's moon। ठीक है, महासागरों में लवणता मुख्यतः अक्षांशों से नियंत्रित होती है, अतः विषुवत रेखा पर अधिकतम है। salinity in ocean is primarily controlled by latitude, it is highest at the equator। डायटम एंड रेडिलोरियन जो है ऊज है वो कैसे हैं, सिलिकॉन यूज है। ठीक है, डायटम एंड रेडिलोरियन ऊज आर सिलिशियस ऊज। तो यहाँ पे आप लोग इनके आंसर कीजिए। 1 मिनट, आप लोगों को ऑप्शन दिखा दूं। ऑप्शन यहाँ पे केवल ए बी डी दिया गया है, बी और डी सही है, ए और डी सही है, बी सी डी सही है। ठीक है, फिर से आ जाइए अपने क्वेश्चंस पे, पढ़ लीजिए एक बार और फिर से और इसको आंसर देने की कोशिश कीजिए। अच्छा लगता है आप लोग जब आंसर करते हो कमेंट में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो आप लोग देख रहे हैं। उमस इतनी हो रही है कि जब पंखा बंद करके क्लास लेते हैं तो बहुत ज्यादा पसीना पसीना हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आपका जो ऑप्शन सही होगा, पहला यहाँ पे बोल रहा है कि ज्वार भाटा पर सूर्य का प्रभाव चंद्रमा के प्रभाव का 46% है, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, सही पूछा है ना, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बता रहा है कि सूर्य चंद्रमा से लगभग 17 मिलियन गुना बड़ा है, परंतु पृथ्वी से चंद्रमा की तुलना में 287 गुना दूर है, ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे देखिए विषुवत रेखा पर ये अधिकतम बता रहा है लवणता को, तो ये आपका गलत हो जाएगा। डायटम और जो रेडियोलोरियन ऊज है इनको सिलिकॉन ऊज बता रहा है, तो ये भी आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, ए और डी सही है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, और इसकी व्याख्या देख लीजिए, सही व्याख्या देख लीजिए यहाँ पे। पृथ्वी के महासागरीय जल के ज्वार की उत्पत्ति चंद्रमा सूर्य के आकर्षण बलों के द्वारा होती है। पृथ्वी का व्यास यहाँ पे 12,800 बता रहा है, जो कि सही है, 8,000 मील है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह केंद्र की अपेक्षा चंद्रमा से 6400 किलोमीटर दूर है, यानी कि 4000 मील नजदीक है। ठीक है, और चंद्रमा का केंद्र पृथ्वी के केंद्र से 3,84,800 किलोमीटर यानी कि 240,000 मील है। पृथ्वी की सतह चंद्रमा की सतह से 37,700 सैतीस सॉरी 3,77,600 किलोमीटर यानी कि 2,36,000 मील दूर है। स्पष्ट है कि चंद्रमा के सामने स्थित भाग पृथ्वी का सबसे नजदीक स्थित भाग है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति सर्वाधिक प्रभाव इस पर होता है। उसके पीछे स्थित पर न्यूनतम परिणाम स्वरूप चंद्रमा के सामने स्थित पृथ्वी का ऊपर खिंच जाता है, यानी कि जो ज्वार की बता रहा है जल है जो इस साइड में जाता है, जैसे आपका ये पृथ्वी हो जाएगी, ये आपका चंद्रमा हो जाएगा। जबकि साइड में ये वाला भाग आता है, यहाँ का जल आता है, तो ये जल इसकी तरफ में हो जाता है, इसको बल्ज जो बनता है, ये बल्ज बनता है। ठीक है, पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के केवल 46% लगता है, ये जो आपका कथन दिया गया है वो सही है। दूसरा यहाँ पर कहा गया जो डायटम है और जो रेडियोलेरियन ऊज है ये सिलिकॉन यूज है, यानी कि सिलिका प्रधान ऊज है। इसमें सिलिका के अंश की अधिकता होती है, इसके कारण इनको सिलिका युक्त यूज भी कहते हैं। चूने की कमी के कारण ये जल्दी घुलती नहीं है। ठंडे एवं गर्म दोनों प्रकार के सागरों में अत्यधिक गहराई में ये पाई जाती हैं। बी कथन गलत क्यों है, क्यों?
क्योंकि चंद्रमा की जो पृथ्वी से औसत दूरी है 3.84 लाख किलोमीटर दूर है। पृथ्वी सूर्य से 1496 इंटू 10⁸ ये आपकी इतनी दूर है। गिन लेना यार। ठीक है, सूर्य का व्यास जो है 13.84 लाख किलोमीटर है। और जो चंद्रमा का व्यास है वो आपका 3475 किलोमीटर है, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन दिया गया है वो गलत दिया गया है। सी गलत है, क्यों है देखिए क्यों, क्योंकि जो सागरीय लवणता की मात्रा है, वितरण है अक्षांशों में, अधिक नियंत्रण होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर अगर आप लोग जाएंगे तो लवणता में कमी आती है, सभी को पता है। भूमध्य रेखा से यहाँ पे बता रहा है कि उच्चतम लवणता पाई जाती है, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे उच्च तापक्रम होता है, उच्च बाष्पीकरण होता है। यहाँ पर वर्षा का जल लवणता को कम कर देता है, यानी कि यहाँ पे साल भर आप लोगों को वर्षा देखने को मिलती है। भूमध्य रेखा पर लवणता की मात्रा 34 ppm रहती है। उच्चतम लवणता जो पाई जाती है 20 से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है। यहाँ की जो मात्रा है लवणता की वो 36 ppm होती है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सूची एक को सूची दो से यहाँ पे मिलाना है। पहला यहाँ पे वायु राशियां दी गई हैं, दूसरा उनके उत्पत्ति के सोर्स दिए गए हैं, यानी कि सोर्स रीजन प्रॉपर यहाँ पे दिया गया है प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे देखिए सीपी है, एमपी है, सीटी है, एमटी है। अब इनको आप लोग को लगाना है कैसे, कौन से प्रदेश में इनका बंटवारा हुआ है। चलो लगाया अब इनको। देखिए जो आपकी सीपी है एयर मास, एमपी, सीटी, एमटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ठंडा, आर्द्र और तुलनात्मक अस्थिर है, यानी कि कोल्ड मॉइस्ट है, रिलेटिव अनस्टेबल है। गर्म आर्द्र परिवर्तित स्थिर है, यानी कि वार्म मॉइस्ट वेरिएबल स्टेबिलिटी है। ठंडा शुष्क और बहुत स्थिर है, कोल्ड ड्राई एंड वेरी स्टेबल। हॉट ड्राई एंड हॉट वेरी ड्राई एवं अनस्टेबल। तो यहाँ पे चलिए इनको मिलाइए फटाफट से। और ये जो सीपी है, एमपी है, इनको बोलते क्या है, इनको देख लीजिए। जो सीपी है ये इसका फुल फॉर्म होती है कॉन्टिनेंटल पोलर होती है। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट लिख दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ लिख दे रही हूँ कॉन्टिनेंटल पोलर। ठीक है, एमपी का आप लोगों का हो जाएगा मेरैन पोलर। सिटी का हो जाएगा कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास। ठीक है, एमटी का हो जाएगा आपका मेरैन ट्रॉपिकल एयर मास। ठीक है, सॉरी। तो चलिए अब इनको लगाइए। तो चलिए यहाँ पे देखिए जो आपका ए है सीपी, यानी पोलर सॉरी कॉन्टिनेंटल पोलर की ये बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो हवाएं होती हैं, उत्पत्ति के क्षेत्र होते हैं, वो ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद में वो शुष्क होता है और बहुत स्थिर होता है, यानी कि ए का आप लोग थर्ड लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखते जाइए, ए का थर्ड हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों का आता है एमपी, एमपी यानी कि मराइन पोलर। यहाँ पे आप लोगों का ठंडा होगा, आर्द्र होगा और तुलनात्मक अस्थिर होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, पहला। इसके बाद में आप लोगों का सीटी आता है, यानी कि कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास। ट्रॉपिकल में आप लोग का कैसा होगा, गर्म होगा, अधिक शुष्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये गर्म है, अधिक शुष्क है और अस्थिर होगा। मराइन ट्रॉपिकल में आप लोगों का गर्म होगा, आर्द्र होगा और परिवर्तता स्थिरता होगा, यानी कि बॉर्न मोस्ट एवं वेरिएबल स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, ये आप लोगों का मेराइन हो गया। तो यहाँ पे दूसरा, तीसरा, पहला, फोर्थ, सेकंड। चलिए, तीसरा, पहला, फोर्थ, सेकंड, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो रहा है। हो गया, चलें इसकी व्याख्या देखेंगे। चलो यार,
देखिए यहाँ पे जो सही सम्मिलित है आप लोगों यहाँ पे एक बार और देख लीजिए। सीपी यानी कि ठंडा शुष्क क्षेत्र होगा, बहुत स्थिर यहाँ पे हवाएं होंगी। एमपी यानी कि मेराइन पोलर, यहाँ पे ठंडा आर्द्र और तुलनात्मक अनस्टेबल होगा। सीटी यानी कि कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, गर्म होगा, अधिक शुष्क होगा, अस्थिर होगा। और जो आपका मरीन ट्रॉपिकल है यहाँ पे आपकी गर्म होगा, आर्द्र परिवर्तन होगा और स्थिरता होगी। अब जो वायु राशि की संकल्पना है इसका प्रतिपादन किया था प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। यहाँ पे शायद आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध लिखा था। अब मुझे याद नहीं आ रहा है, क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कौन सा है, प्रथम विश्व युद्ध है। या तो ये आपका जो आपका एग्जाम हुआ था इसका, अरे जो आप एंट्रेंस लेते हैं पीएचडी, पीएचडी एंट्रेंस हुआ था शायद, उसमें ये पूछा गया था। वहां पे द्वितीय विश्व युद्ध लिखा आया था। ठीक है, इसके समय में किया गया था जबकि नॉर्वे के दो प्रमुख वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बी वर्कनीज एवं उनके पुत्र थे जे वर्कनीज। इन्होंने प्रदेश स्तरीय जो वायुमंडलीय परिसंचरण है, क्षैतिज एवं लंबवत दोनों का अध्ययन किया था। क्षैतिज एवं लंबवत रूपों में तापमान आर्द्रता का समांग विस्तृत वायुपुंज का इन्होंने निर्धारण किया। इनको कई सारे नाम भी दिए थे इन्होंने, इनको देख लीजिए। इस तरह समान आर्द्रता वाली जो विस्तृत वायुपुंज है इनको वैज्ञानिकों ने एयर मास यानी कि वायु राशि का नाम दिया। आगे चलकर टी बर्जरॉन, जे बर्कनीज और सोलबर्ग, इन्होंने बताया कि जो मौसम पूर्वानुमान है इसमें वायु राशियों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। फिर उन्होंने उनका वर्गीकरण किया, जैसे सीपी यानी कि कॉन्टिनेंटल पोलर हो जाएगा, एमपी यानी कि मेराइन पोलर हो जाएगा, सीटी यानी कि कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास हो जाएगा, एमटी यानी कि मेराइन ट्रॉपिकल एयर मास हो जाएगा। यहाँ की जो सागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियां, इन सभी वायु राशियों के चार चार प्रकार और रखे इन्होंने। सीपी के चार प्रकार, एमपी के चार प्रकार, सीटी के चार प्रकार और एमटी के चार प्रकार। ठीक है, अब इनके चार चौके हो गए कितने, 16 हो गए। यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से इन्होंने प्रकार किए। विभाजन के लिए कीन यानी कि ठंडी, या इसको के से डिनोट किया। वॉर्म यानी कि डब्ल्यू से इन्होंने डिनोट किया था। और जबकि जो दूसरे विभाजन में अस्थिर यानी कि अनस्टेबल को यू से, स्थिर को इन्होंने एस से प्रदर्शित किया था। अब यहाँ पे देख लीजिए, सीपी के एन टी कॉन यानी कि कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड स्टेबल, CPKU यानी कि कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड अनस्टेबल, CPWS यानी कि कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म स्टेबल, CPWU यानी कि कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म अनस्टेबल। ये क्या हो गई, महाद्वीपीय ध्रुवीय हवाएं हो गई। दूसरा यहाँ पे आप लोगों का मराइन पीके हो जाएगा यानी कि MPKS मराइन पोलर कोल्ड स्टेबल। इसी तरीके से आप लोगों की मराइन पोलर कोल्ड अनस्टेबल, इसको देखिए यहाँ पे एमपीकेएस को यू होगा। ठीक है, इनको इन्होंने फॉर्म में करना भूल गए, यहाँ पे ये डब्लू है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आप लोग इनको देखेंगे, CTKS इनको देखेंगे। ठीक है, ये सिंपल है, इजी है, आप लोग एक बार में इसको समझ जाओगे। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका केल्प वन पारिस्थितिकी तंत्र है। केल्प वन फॉरेस्ट आर इकोसिस्टम, अर्ध शुष्क यानी कि सेमी एरिड है, बोरियल है, मेराइन है या फिर आपका सवाना है। बताइए कैसा है आपका ये केल्प वन, आंसर कीजिए भैया। यार बहुत गर्मी है सच में। कीजिए कीजिए, आप लोग आंसर कीजिए ना, मैं आप लोगों का ही वेट तो करती हूँ इतनी देर। तो जो केल्प वन है ये कैसा है, ये आप लोगों का समुद्री यानी कि मराइन है। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या है क्या, है यार। तो देखिए व्याख्या, जो केल्प वन है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होता है। केल्प वन कई अलग अलग प्रजातियों के सघन विकास से उथले जल क्षेत्र में निर्मित जल के नीचे के पारिस्थितिकी तंत्र हैं। केल्प बड़े भूरे रंग के शैवाल होते हैं जो कि तट के निकट ठंडे या अपेक्षाकृत उथले जल में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठंडे में और उथले जल में ये पाए जाते हैं। समुद्र तल से संबंधित होते हैं और अंततः जल की सतह तक बढ़ते हैं। खाद्य और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होते हैं। केल्प वन हमेशा तटीय रेखा में पाए जाते हैं जिन्हें उथली अपेक्षाकृत स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। इनकी आप लोग को क्या इनको फैसिलिटी चाहिए वो भी आप लोग याद रखिएगा। ये वन अकशेरुकीय मछलियों और अन्य शैवालों की सैकड़ों प्रजातियों को जल के अंदर आवास प्रदान करते हैं।
तथा उनका उच्च पारिस्थितिकी और आर्थिक मूल्य होता है। हाल ही के अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण केल्प वनों में कमी आई हुई है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बुरान तूफान विश्व के किस भाग में आता है? बुरान स्टॉर्म ब्लो इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, या फिर आपका साउथ अफ्रीका, या फिर रूस? कहाँ पे आता है? करिए आंसर यार। नहीं कर रहे? एक मिनट। तो देखिए, जो आपका ये बुरान तूफान है, ये कहाँ पे आता है? रसिया में आता है। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, इसकी व्याख्या है क्या? है यार। चलिए, बुरान जो है साइबेरिया की अत्यंत सर्द हवा है। साइबेरिया रूस का हिस्सा है, इसलिए इसको कहाँ पे होती है अपन लोगों ने? रोशनिया में आता है ये। बुरान एक तेज ठंडी उत्तर पूर्व हवा है जो कि रूस और मध्य एशिया में चलती है। मंगोलिया और साइबेरिया में सबसे अधिक बार होता है ये। टुंड्रा पर बुरान को पुर्गा भी कहा जाता है। पुर्गा उत्तर से पूर्व पूरे साइबेरिया और कभी कभी दक्षिण रूप तक के असाधारण हिंसा के साथ में फैलती है। आसमान अक्सर बर्फ से ढका रहता है जो घूमती रहती है। कई बार दृश्यता शून्य के करीब तक पहुंच जाती है यहाँ पे, यानी कि बर्फ जम जाती है। बुरान के दो रूप हैं, इनको भी याद रखिएगा। गर्मियों में यह गर्म होती है, शुष्क हवा है जो कि रेतीले तूफान का कारण बनती है। सर्दियों में यह बर्फीली हवा होती है जो कि अक्सर बर्फीला तूफान का कारण बनती है। ठीक है, डेंजर है यार। गर्म हवाएं देख लीजिए, इनसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। सेंता आना यानी कि सांता आना, जो कि कैलिफोर्निया के सांता आना घाटी में चलने वाली गर्म हवा है। ब्लैक रोलर, ये भी आपके गर्म है, ये ऊपर गर्म लिखा तो यार। संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रेट प्लेन्स में चलती है। नॉर्वेस्टर गर्म हवाएं न्यूजीलैंड में चलती है। हेमिल्टन या फिर इसको हर्मटन भी कहते हैं, इसको मध्य यूरोप में चलती है, गर्म हवाएं है। जोंडा अर्जेंटीना में चलने वाली गर्म हवाएं हो जाएगी आपकी। हबूब, ये भी गर्म हवा सूडान में चलने वाली। लेस्ट, ये आपकी मदिरा एवं मोरक्को गर्म एवं शुष्क धूल भरी हवाएं होती हैं। खमसिन, मिस्र में, उत्तर अफ्रीका में, सहारा में, अरब क्षेत्र में ये गर्म हवाएं हो जाएंगी। बिक्र फील्डर, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म हवाएं हैं। और भी नीचे हैं हवाएं। ठीक है, बिक्र फील्डर हो गई। इसके बाद में आप लोगों की शामिल है ये मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी, यहाँ पे चलने वाली गर्म हवाएं। लीबिया में भी चलती है ये। गिबली, लीबिया में चलने वाली गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं है। अभी ठंडी हवाओं को देख लीजिए। ठंडी हवाओं में आप लोगों की परगा आती है जो कि रूस टुंड्रा क्षेत्र में बहती है। बाय से आपकी फ्रांस की ठंडी हवा हो जाएगी। पेम्पेरो, दक्षिण अमेरिका के पंपास क्षेत्र में बहने वाली ठंडी हवा हो जाएगी। बुरान, ये साइबेरिया रूस क्षेत्र में बहने वाली ठंडी हवाएं है। फ्राइगेम, जो कि अमेजन घाटी में बहने वाली आप लोगों की ठंडी हवा हो जाएगी। टेहू ऑन्टेपसेर, ये आप लोगों के दक्षिणी मेक्सिको में बहने वाली ठंडी हवा है। पापागायो, ये आपकी मेक्सिको कोस्टारिका के उत्तर पश्चिम तट के पास में बहने वाली ठंडी हवा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। ठीक है, आज का सेशन आप लोगों को कैसा बात लगा, ये आप लोग हमें जरूर बताइएगा यार। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, यानी कि कल का जो सेशन है वो आपका ओशियनोग्राफी का होने वाला है, तो आप लोग ओशियनोग्राफी को रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।